सांवली रंगत, चपटी नाक, छोटी छोटी आंखें, बस नॉर्मल सा ही कद काट। मुझ जैसे नौजवान अगर बिना तनख्वाह के नौकरी करते हों तो कौन सी लड़की हमसे शादी करना चाहेगी। लेकिन शायद किसी को भी इस बात पर विश्वास न आए। स्नेहा ने मुझसे शादी के लिए खुद कहा था, बल्कि मेरी विनती की थी। हालांकि वो बहुत ही हसीन कम उम्र लड़की थी और दौलतमंद भी थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि शादी के बाद जो हकीकत मुझ पर खुलने वाली है वो मेरे जीने का हक ही मुझसे छीन लेगी। आज जो कुछ मेरी पत्नी स्नेहा ने मुझे कहा था, मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, या फिर खुदकुशी कर लूं, या अपनी पत्नी स्नेहा का गला दबा दूं। आज मुझे स्नेहा की बातें सुनकर अपना आप बहुत छोटा और मामूली सा लग रहा था, जितना इससे पहले कभी नहीं लगा था। मैं आज भी अपने इस पुराने से 2 कमरों के घर के आंगन में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। गांव में मेरा छोटा सा मकान था। एक किराने की दुकान पर मैं नौकरी करता था, लेकिन मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी। वो आदमी मुझे महीने भर का राशन दे देता था। हालांकि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं थे, इसलिए मैं अकेला ही होता था और इसीलिए मेरा गुजर बसर उस राशन से हो जाता था। मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मेरी शादी कहीं न कहीं करवा भी देते, लेकिन मुझ जैसे कंगाल मर्द को कौन भला अपनी बेटी दे सकता था। मेरी उम्र इस समय 38 साल के लगभग हो चुकी थी। लड़कियों के रिश्ते तो दूर, मुझसे तो कोई औरत भी शादी के लिए राजी न थी। मामूली शक्ल सूरत के अलावा मेरे अंदर एक और कमी थी कि मुझे नींद में बातें करने की आदत थी। कभी कभी जब अकेला होता तो मैं खुद ही बड़बड़ाने लगता था। सामने वाला देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। जब इंसान तन्हाई से तंग आ जाता है तो शायद मेरी तरह ही बावला हो जाता है। मैं 20 साल का था जब मेरे माँ बाप एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए थे। उस हादसे ने मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर किया था और उसके बाद मुझे अपनाने और गले लगाने के बजाय मेरे चाचा और ताऊ जी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया था। हालांकि मेरे पापा की जिंदगी में मेरे चाचा मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत जताते थे। एक तो मुझ पर मेरे माँ बाप के बिछड़ जाने का सदमा था, दूसरा मेरा कोई बहन भाई भी न था और जो रिश्तेदार थे वो भी मुझे छोड़ गए थे। शुरू शुरू में ही मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था। मुझे अपने माँ बाप की याद आने लगती तो मैं अकेला कमरे में बैठा फूट फूट कर रोने लगता था, अपने मरे हुए माँ बाप को पुकारने लगता। रात के सन्नाटे में जब मेरी चीखें गूंजती तो आसपास रहने वाले लोग मुझे पागल समझते थे। एक मर्द होते हुए भी मुझे खाली घर से कभी कभी डर महसूस होने लगता था और कभी कभी मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह से जीने लगता था। लेकिन एक बात की कमी मेरी जिंदगी में जरूर थी और वो थी किसी हमसफर साथी की, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता। तन्हाई का नाग बड़ा ही जहरीला होता है, ये मैं ही जानता था या फिर वो जानती थी। मेरी जिंदगी इसी डगर पर चल रही थी, यहाँ तक कि मैं 38 साल का हो गया था। अब तो शादी की उम्मीद भी मैंने अपने दिल से निकाल दी थी। मैं खुद से बिल्कुल मायूस हो चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से एक लड़की मेरी जिंदगी में आ गई, जिसने मेरी जिंदगी को एक दिन में ही बदल कर रख दिया था। वो 25 साल की खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम स्नेहा था। लेकिन जब मुझे उसकी हकीकत मालूम हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी पहली मुलाकात स्नेहा से उसी दुकान पर हुई थी जहां मैं काम करता था। मैं उस किराने की दुकान पर ही बैठा हुआ था। मेरा मालिक मुझे अकेला छोड़कर अपने घर गया था। गर्मियों की दोपहर थी और हुमस भरा मौसम था। इस गर्म दोपहर में दिन के समय कोई भी अपने घरों में निकलना पसंद नहीं करता था, सब घरों में रहना पसंद करते थे। इस वक्त तो कोई ग्राहक भी नहीं आता था। मेरा मालिक अपने घर चला गया। मैं पसीने से सराबोर वहीं बैठा था। इस वक्त भी खुद से बातें करने में बिजी था। कोई साथी तो था नहीं, इसलिए खुद से ही बातें करके अपने दिल को बहला लिया करता था। किसी को अगर अपने दुख दर्द की बातें सुनाने की कोशिश भी करता तो कोई मेरे दिल की बात सुनता ही नहीं था, मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। इसीलिए मैंने लोगों को अपना दर्द बताना ही छोड़ दिया था। मैंने खुद को ही अपना साथी बना लिया था। इस समय भी मैं खुद से ही बातें करने में बिजी था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामने मेरी माँ बैठी हैं और मैं उनसे अपने दिल की बातें कर रहा हूँ। मेरे पास ख्यालों के सिवा कुछ था भी नहीं। मेरे शिकवे बस अपनी माँ के ख्याल से ही जारी रहते थे। मैं आंखें बंद किए अभी यही कह रहा था कि माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई, कि तभी एक आवाज़ पर मैं चौंकने पर मजबूर हुआ था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी। गर्मी से बौखलाई हुई लग रही थी। उसकी गाड़ी मेरी दुकान के सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारा और मुझसे पानी की बोतल मांगने लगी। कहने लगी, मुझे जल्दी से ठंडा पानी दे दो।
मैंने जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, फिर इसे ठंडे पानी की बोतल निकाल कर उसे दे दी। वो शायद कहीं दूर से सफर करके आ रही थी। हमारे गांव में ऐसी मॉडल लड़कियां नहीं होती थीं। उसके कपड़े और कीमती गाड़ी से ही लग रहा था कि अमीर बाप की बेटी है। उसने मुझसे बोतल छीनी और जल्दी से मुंह को लगा दी। उसे प्यास बहुत तेजी की लगी हुई थी, इसलिए वो बोतल मुंह को लगाए पानी पीने लगी। पानी को खत्म करने के बाद उसने मुझे बिना पूछे 500 का नोट पकड़ाया और चली गई। मैं उसे कहता रहा कि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप बाकी पैसे वापस ले जाएं। लेकिन वो ये कहकर चली गई कि आप रख लें। मुझे बड़ी हैरत हुई। लड़की कितनी अच्छी है जो मुझे इतने सारे पैसे देकर चली गई। मैंने बोतल की असल कीमत के पैसे दराज में रखे और बाकी के पैसे अपनी जेब में डाल लिए। मैं बहुत खुश था। पहली बार मेरी जेब में पैसे आए थे। मेरा मालिक मुझे बस राशन देता था। हमेशा मैं एक एक पैसे के लिए तरसता रह जाता था। अगले दिन वो लड़की फिर से दुकान पर आई और मुझसे बिस्किट और जूस मांगने लगी। इस बार भी वो पैसे कुछ ज्यादा देने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैं उससे ज्यादा पैसे हरगिज नहीं ले सकता था और मैंने इतने पैसों का करना भी क्या था। लेकिन अब तो वो लड़की रोज ही मेरी दुकान पर आने लगी थी। जब तक वो जूस पीती मुझे गौर से देखती रहती। वो मुझसे चीजें खरीदती और चली जाती और जाते हुए मुझे ज्यादा पैसे देने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं हर बार इनकार कर देता। वो मुझे मुस्कुराकर देखकर चली जाती। लेकिन एक बार जो उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, मैं हैरान रह गया था। मुझे हैरत का झटका लगा जब वो एक बार मेरे घर तक पहुंच गई। सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए मैं बाहर आंगन में ही सो जाया करता था। मेरे घर कभी कोई आता जाता नहीं था, इसलिए जब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो पहले मुझे अपना वहम लगा था, लेकिन उसके बाद दरवाजे को जोर से खटखटाया गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, जल्दी से चारपाई से नीचे उतरा और दरवाजा खोला। देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई थी। वो लड़की और मेरे घर, लेकिन क्यों? मैं ऐसे उसे देखे जा रहा था। वो मुझसे कहने लगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज सुनकर मैं अपनी हैरत से बाहर आया। मैं चौंक कर पीछे हट गया। वो लड़की मेरे घर में दाखिल हो गई। उसकी गाड़ी भी बाहर ही खड़ी थी, जो मुझे नजर आ गई थी। मुझे लगा शायद वो मेरी कुछ मदद करने आई होगी, अपनी जान का सदका वगैरह देकर चली जाएगी। मुझ जैसे गरीब पर कोई तरस ही खा सकता है। मगर जब मैं उसे साफ मना कर देता हूँ तो वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है, किसी और के साथ भला कर दे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही, हैरत उसके सामने छोटा सा शब्द था। मैं तो अपनी जगह पत्थर बन गया था, हिल भी नहीं पाया था। बिना आंखें झपकाए उसे देख रहा था। मैंने कहा, आप शायद होश में नहीं हैं। मैंने हैरत से उसे तकते हुए कहा था। मुझे लगा वो कुछ गलत बोल गई है। वो कम उम्र खूबसूरत लड़की भला मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? मैं ना तो अमीर हूँ, ना ही कोई हसीन नौजवान। मैं आम सी शक्ल सूरत से भी आम शक्ल सूरत का 48 साल का मर्द था, वो भी बिल्कुल कंगला। मुझे तो गरीब भी अपनी बेटी देने को तैयार न थे, ये तो फिर भी अमीर लड़की थी। फिर क्यों उसने मुझसे शादी के लिए कहा था? वो कहने लगी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मुझे इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं है। ऐसा हसीन तो कोई सपना ही हो सकता है, हकीकत नहीं। मैंने कहा, आप क्यों मुझसे शादी करना चाहती हैं? मैं आपको दे ही क्या सकता हूँ? ना मेरे पास अपना घर है और ना ही कोई रोजी रोटी का इंतजाम। वो कहने लगी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। बस तुम मुझे अच्छी लगी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसी बात सुनकर यकीन करना मुश्किल सा होता है। मैं भी सोच में डूबा हुआ था। मेरा दिमाग इस टाइप की मेहरबानी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं तो ये भी नहीं सोच सकता था कि ये मेरे हुस्न पर फिदा हो गई होगी। मैं तो ऐसा मर्द था कि आम सी शक्ल सूरत की औरतें भी मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेती थीं, और ये तो अच्छी खासी हसीन खूबसूरत लड़की थी। वो कहने लगी, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम आज ही शादी कर लेंगे और तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। उसका अंदाज फैसला कर देने वाला था, जैसे वो पहले ही फैसला कर चुकी थी। मैंने सोचा, जब किस्मत मुझ पर मेहरबान हो रही है तो हामी भर लेता हूँ। शाम तक हमारी शादी हो चुकी थी। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर हमारी शादी करवा दी थी। गांव के लोग भी हैरान थे मेरी किस्मत पर। शादी होते ही वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा था। उस लड़की ने शादी के बाद मुझे कोई बात नहीं की थी। मैं भी चुप था। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद जब उसकी गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रुकी तो वो कोई घर नहीं बल्कि कोई महल था।
और उस महल को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो लड़की इतनी दौलतमंद थी, खूबसूरत थी, कम उम्र थी, फिर भी मुझ जैसे आदमी से शादी करने का उसका क्या मकसद था? मेरी अकल अब इस बात को समझ नहीं पाई थी। जहां जाकर गाड़ी रुकी थी वहां पहले से ही 3 गाड़ियां और भी मौजूद थीं। वो लड़की गाड़ी से नीचे उतर गई, मुझे घर के अंदर आने के लिए कहने लगी। मैं गाड़ी से बाहर निकलते ही यह ख्वाबों की दुनिया में कदम रख चुका था। लंबा चौड़ा लॉन था जहां तरह तरह के रंगीन फूल सजे हुए थे। बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी था। लॉन्ज में दाखिल होते ही उसकी नौकरानियां सम्मान के साथ आकर खड़ी हो गईं। वो उनसे कहने लगी, खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर कमरे की तरफ इशारा करके कहने लगी, आप इस कमरे में चले जाएं। खुद वो ऊपर की सीढ़ियां तय कर गई थी। मैं उसके बताए हुए कमरे में आ गया। ये कमरा भी काफी बड़ा था। फर्नीचर सादा था लेकिन कीमती था। मैं अपने कपड़े अपने साथ लाया था, इसलिए नहाकर मैंने वही कपड़े पहन लिए। कुछ देर मैं उसी कमरे में बैठा रहा। उसकी दौलत और महल जैसा घर देखकर मैं हैरान भी था और सोचों में घिरा हुआ भी था। बार बार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि इस लड़की ने मुझ में क्या देखा, इसने मुझसे शादी क्यों की। इस लड़की में तो कोई कमी नहीं थी जो ये मुझ जैसे आदमी से शादी करती। लेकिन ये राज भी मुझ पर राज ना रहा था, और जब मुझे राज मालूम हुआ तो मेरी अक्ल हैरान रह गई थी। जी चाहा फूट फूट कर रोऊं। हम जैसे लोगों के साथ भगवान भी मजाक करता है और दुनिया पर इंसान भी हमारा मजाक बनाते हैं और हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दोपहर के खाने के लिए जब मैं डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा तो खाने के अलग अलग सामान देखकर मैं बेहद खुश हो गया था। बहुत दिनों के बाद मैंने पेट भर के खाना खाया था। उस लड़की ने खाने के बाद अपने नौकरों से कहा कि मुझे अपने साथ मार्केट ले जाएं और अच्छे से कपड़े दिलवाएं। वो नौकर मुझे अपने साथ ले गया और बहुत से अच्छे कपड़े, जूते और अलग अलग सामान दिलवाया। उसके बाद वो मुझे एक महंगे वाले सैलून भी लेकर गया। उसने मेरे बालों का बहुत अच्छा स्टाइल बनवा दिया। रात को उस लड़की ने मुझे पैंट कोट पहनने को तैयार होने के लिए कहा। तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो मैं दंग रह गया था। पैसा भी क्या चीज होती है, बुरे से बुरे इंसान को भी निखार कर रख देती है। मैं पहले से काफी बदल गया था, अब पहले जितना भद्दा नहीं लग रहा था। जब मैं तैयार होकर बाहर निकला तो वो भी एक साड़ी पहने बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इस वक्त वो ब्लैक रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे वो अपने साथ एक क्लब ले गई। मैंने पहली बार ऐसी जगह देखी थी। वहां का माहौल देखकर मैं परेशान हो गया था। सभी औरतें और मर्द नाच रहे थे। स्नेहा भी डांस फ्लोर पर नाचने लगी और मुझे भी वहां ले गई। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। वो मुझे साथ साथ डांस के स्टेप भी बता रही थी और फिर धीरे धीरे मेरे करीब होने लगी। बेशक वो मेरी पत्नी थी, लेकिन मुझे यूं सबके सामने उसका मुझे यूं गले लगाना बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन मैं उसके पैसे का मोहताज था, इसलिए बोल नहीं सकता था। लेकिन खैर, एक इंसान भी था। उसका मेरे इतने करीब होना मेरे अंदर की दुनिया में धमाल सा मचा गया था। एक तो वो हसीन थी, खूबसूरत थी, कम उम्र भी थी, सारी खूबियां थी उसमें। और सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ एक ऐसे रिश्ते से जुड़ी हुई थी कि मेरा उसकी तरफ खींचना एक नेचुरल सी बात थी। रात जब हम घर पहुंचे तो वो शराब के नशे में चूर थी। लड़खड़ाते कदमों से वो ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैं भी अपने कमरे में चला आया, क्योंकि वो मुझे गाड़ी में कह चुकी थी कि तुम अपने कमरे में ही रहा करोगे। मैं अपने कमरे में आकर ये सोचने लगा कि ये कैसी लड़की थी। मुझसे शादी भी की थी और फासले भी खुद ही रख रही थी। मेरा हक भी मुझे देने को तैयार न थी। हालांकि मेरा दिल उसकी संगत के लिए अब तड़पने लगा था। मेरे लिए वो लड़की एक पहेली बनती जा रही थी। मैं चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गया। स्नेहा के बारे में सोचते हुए ही मेरी आंख लग गई थी। वो मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन रात को मुझे रोज क्लब ले जाती थी। जैसे ही मेरे साथ डांस करती, मेरे करीब आती और शराब भी पीती थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज जब वो नशे में वापस गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो वो बेतहाशा रो रही थी। मुझसे कहने लगी, ये दुनिया बहुत बुरी है, धोखेबाज है, मुझे नफरत है सबसे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। घर आकर मैं स्नेहा के बारे में सोचने लगा कि ये लड़की इतनी दौलतमंद है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर क्यों इतना उदास रहती है। इस लड़की को आखिर क्या गम हो सकता है। मुझे जब भी उसके बहते आंसू नजर आते तो मुझे अब अंदर से कुछ कुछ होने लगता था। मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता था।
सुबह नाश्ते पर भी उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मेरा दिल चाहा कि उससे पूछूं कि उसे क्या गम है, लेकिन मेरी हिम्मत उसके सामने जवाब दे जाती थी। लेकिन आज तो मेरा दिल भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि मैं उससे वजह पूछूं। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि आप रात को क्यों रो रही थीं? आपको क्या दुख है? मेरी बात पर वो गुस्से से फट पड़ी। वो मेरी बात पर बहुत ही गुस्से से फट पड़ी। कहने लगी, अपने काम से काम रखा करो। मैं उसकी डांट सुनकर चुप हो गया था, लेकिन मुझे ये बात जानने की उत्सुकता भी होने लगी थी कि आखिर उसे क्या गम है। लेकिन कुछ दिन बाद ही मैंने उसे एक नौजवान लड़के से लड़ते हुए देखा था। उस दिन वो मेरे साथ एक मॉल में शॉपिंग करने गई थी, जब उसका टकराव एक लड़के से हो गया। वो लड़का उसे देखकर कुछ देर तो देखता रहा, लेकिन उसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन ना जाने स्नेहा को क्या हुआ कि वो उस लड़के के पीछे लपकी, उसके पास जाकर चिल्लाने लगी। कहने लगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये देखकर मैं परेशान हो गया। मैं फौरन से स्नेहा के पास गया। वो उस लड़के का गिरेबान पकड़े हुए थी, लहू रंग आंखों से उसे देख रही थी। मैंने स्नेहा को बड़ी मुश्किल से उस लड़के से पीछे किया था। वो लड़का स्नेहा को घूरते हुए वहां से चला गया। स्नेहा कहने लगी, मैं इस आदमी को जान से मार डालूंगी। मैं मुश्किल से उसे संभालते हुए घर लाया था। कुछ दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैंने नौकरानी से पूछा, तो वो कहने लगी, स्नेहा को बुखार है। बुखार का सुनकर मैं उसके कमरे में गया। वो बेसुध लेटी हुई थी, दवाइयां भी यूं ही रखी हुई थी। मैंने उसके माथे को छुआ तो वो बुखार से तप रहा था। मैंने उसके सर पर पानी की पट्टियां रखीं। वो शायद बहुत रोई थी, उसकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थीं। ना जाने वो लड़का कौन था और स्नेहा क्यों से लड़ रही थी। वो अभी नींद की असर में थी और सोते हुए भी सिसक रही थी। मुझे उस पर तरस सा आने लगा था। शायद मेरी तरह वो भी तन्हाई का शिकार थी। मैंने आज तक कभी उसके किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था। उसके पास पैसा तो खूब था, लेकिन कोई अपना नहीं था। शायद उसके माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। वो तो इस बड़े से महल में अकेली ही रहती थी। मैं पूरी रात उसकी सेवा करता रहा। सुबह जब नींद से जागी तो वो मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। कहने लगी, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और मेरा फर्ज है कि तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं ये कहकर उसे नाश्ता करवाने लगा। वो चुपचाप मुझे ही देख रही थी और मेरे हाथ से नाश्ता भी कर रही थी। फिर वो रोने लगी। कहने लगी, मेरा कोई भी अपना नहीं है। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा दूसरे देश में रहते थे, कभी कभी ही यहाँ आते थे। मैं अब तक नौकरों के रहमो करम पर ही पली हूँ। मैं उसकी बातें खामोशी से सुनता रहा। मेरा और उसका दुख एक जैसा था। वो भी तन्हा थी और मैं भी। अब वो मुझसे कुछ कुछ बातें कर लेती थी। हम अभी तक पति पत्नी तो नहीं बन पाए थे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे दोस्त जरूर बन गए थे। वो मुझसे ढेर सारी बातें करती थी। अपने पापा की भी बातें करती, जिनका 1 साल पहले देहांत हुआ था। एक बार मैंने उससे उस लड़के के बारे में पूछा कि वो कौन था, तो वो चुप हो गई और फिर उसके चेहरे पर गुस्सा सा दिखाई देने लगा। कहने लगी, मुझे उस आदमी से नफरत है, मुझसे उसके बारे में कुछ भी बात मत करो। मैंने भी उसे दोबारा नहीं कुरेदा, लेकिन एक बार मैं ये देखकर चौंक गया कि जब वो लड़का उसके कमरे से बाहर निकल रहा था, मुझे हैरत हुई कि वो लड़का स्नेहा के घर और कमरे में क्या करने गया था। मैं स्नेहा के कमरे में गया तो आज वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे हैरत भी हुई कि वो तो उस आदमी से नफरत करती थी, लेकिन जो बात स्नेहा ने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। स्नेहा कहने लगी, ये लड़का मेरा पहला पति था। ये सुनकर मैं आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वो कहने लगी, मैंने इससे टूटकर मोहब्बत की थी। मोहब्बत नहीं, इश्क किया था, और ये भी मुझे चाहता था। हम दोनों की मोहब्बत की शादी हुई थी, लेकिन इसके बाद इस लड़के को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से मोहब्बत हो गई और उसकी खातिर इसने मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत रोई थी, इसकी बहुत विनती की थी, लेकिन ये नहीं माना और मुझे छोड़कर चला गया। इसे लगा मैं इसकी याद में हमेशा रोती रहूंगी, खुद को बर्बाद कर लूंगी, किसी को भी अपना नहीं सकूंगी, क्योंकि इसे लगता था कि मैं सारी जिंदगी इसकी मोहब्बत में ही तड़पती रहूंगी। और शायद ये सच भी था। मैं इसे दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी और शायद ये मेरी दीवानगी देखकर ही उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं इसकी मोहब्बत में खुद को तबाह बर्बाद कर लूंगी। और फिर मैंने जिद में आकर आपसे शादी की थी, लेकिन इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर सकी थी। शायद इसलिए कि मेरे दिल में कहीं ना कहीं आज भी वही मौजूद है। और जब शॉपिंग सेंटर पर इस आदमी ने मेरे साथ आपको देखा तो इसे एहसास हुआ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए अब वो मेरे पास आया था कि मैं आपसे तलाक ले लूं तो वो मुझसे दोबारा शादी कर लेगा। मैं किसी पत्थर की तरह उसकी बातें सुन रहा था।
वो मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ लेकर आई थी ताकि अपने पुराने पति के दिल में दोबारा अपनी मोहब्बत को जगा सके। हम गरीब पैदा ही अमीर लोगों के हाथ का खिलौना बनने के लिए होते हैं, जिसे वो जब चाहें हमसे खेलें और जब चाहें हमें अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। शायद अब वो लड़का स्नेहा को फिर से अपना लेगा और मेरा काम शायद खत्म हो चुका था। इससे पहले स्नेहा मुझे कुछ और कहती, मैं उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समझ गया था कि अब वो मुझसे छुटकारा हासिल करने का कहेगी। मैं खामोशी से उसके कमरे से बाहर आ गया था। मैं बिल्कुल टूट गया था। मैं कमरे में आया तो आईने के सामने खड़ा हो गया। मेरा सांवला रंग, मेरे आम से नए नक्श उस लड़के के मुकाबले कुछ भी तो नहीं थे। वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम था, दौलतमंद भी था और सबसे बड़ी बात स्नेहा की मोहब्बत था। मैंने अपने बहते आंसू साफ किए और अपना बैग उठाया जो मैं अपने साथ लाया था। मैंने बस एक खत स्नेहा के नाम लिखा और वहां से वापस अपने गांव चला गया। मैं अब स्नेहा से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन जानता था उस लड़के को ही चाहती है। इसलिए स्नेहा के मुंह से ये नहीं सुन सकता था कि वो मुझसे अपने मुंह से तलाक मांगे। इसलिए मैं उसे खत लिखकर दे आया था कि कुछ दिन बाद ही उसे तलाक के कागजात दे दूंगा, ताकि वो अपने पुराने पति से दोबारा शादी कर सके जो उसकी मोहब्बत था। मुझ में इतनी हिम्मत ही न थी कि मैं उसे सामने से तलाक देता। घर पहुंचकर मैं बहुत अरसे बाद फूट फूट कर रोया था। मेरे नसीब में शायद यही तन्हाई लिखी थी। मैं सोच चुका था कि मैं 2 दिन तक स्नेहा को तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, लेकिन सुबह मेरे घर का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया था। मैं हड़बड़ा के उठा था। मैंने दरवाजा खोला तो स्नेहा सामने खड़ी थी और रो भी रही थी। मेरे घर में बड़े गुस्से से दाखिल हुई थी और मेरे सामने ही वो खत जो मैं उसके लिए छोड़कर आया था मेरी आंखों के सामने फाड़ दिया। कहने लगी, आप भी मुझे छोड़कर चले आए, आपने भी मुझे तन्हा कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? मुझे क्यों तलाक देना चाहते हैं? मैंने कहा, तुम उस आदमी से मोहब्बत करती हो और वो भी तो तुम्हें अपनाना चाहता है, और फिर वो तुम्हारे बराबर का है, तुम्हारी तरह खूबसूरत है, दौलतमंद है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं भला कहाँ तुम्हारे काबिल हूँ? ना मैं खूबसूरत हूँ, ना हैंडसम हूँ और ना ही दौलतमंद हूँ। मेरी बात सुनकर वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, आपको क्या लगता है जो मुझे पहली बार बसा न सका वो दूसरी बार बसाएगा? हाँ, मैंने उससे मोहब्बत की थी, लेकिन उसने नहीं की थी। वो सेल्फिश था, उसे खुद की परवाह थी, उसे खुद से मोहब्बत थी। वो समझता था मैं उसके ठुकराए जाने के गम को सीने से लगा लूंगी और अपनी जिंदगी यूं ही तड़पते हुए गुजार दूंगी। उसे तकलीफ ये हुई थी कि मैंने आपसे शादी करते वक्त खूबसूरती को पहले नहीं रखा था और बस यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं इसलिए खुश थी। वो हमेशा के लिए खुद से सवाल करता रहेगा कि मैंने उसके सामने जिस इंसान को लाकर रखा, उसके मुकाबले जिस इंसान को चुना वो उससे बिल्कुल उलट है। अब वो इसी आग में जलता रहेगा कि आखिर आपके अंदर ऐसी क्या खूबी थी जो मैंने उसका गम दिल से लगाने की बजाय आपको अपना हमसफर चुन लिया। वो इसी आग में जलता रहेगा। उसको लगेगा शायद मैं आपसे मोहब्बत की शादी की हूँ क्योंकि आपके पास खूबसूरती और पैसा नहीं है जिसे देखकर मैं आपसे शादी करती। एक आम से नए नक्श वाले आम से लड़के से शादी मैं तभी कर सकती हूँ जब मुझे उससे मोहब्बत होगी, और यही दर्द मैं उसे देना चाहती थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे शादी जिद में की थी, लेकिन जो फिक्र और मोहब्बत आप मुझे दिखाते थे और जैसे दोस्तों की तरह मेरी सारी बातें सुनते थे, मेरे दिल में आपका स्थान बहुत ऊंचा हो चुका है। मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहती। मुझे आप जैसे दोस्त की जरूरत है जिसे मैं अपने दिल की बात बिना झिझक कह सकूं। वो मेरा हाथ थाम कर बोली, फिर कहने लगी, मेरे साथ चलें, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी। मैंने स्नेहा को समझने में गलती की थी। वो उस आदमी की हार पर खुश थी, उसे अपनाना नहीं चाहती थी। औरत मोहब्बत और इज्जत की भूखी होती है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहती है जो उसे अपने पुराने घमंडी पति से नहीं मिली थी बल्कि मुझसे मिली थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।